हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कैरियर जोन। आज की वीडियो में हम बात करेंगे बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन के क्वेश्चंस के बारे में। और यदि आपने इस चैप्टर की अभी तक थ्योरी नहीं पढ़ी है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन की वन शॉर्ट वीडियो का लिंक नीचे दिया गया है, तो आप पहले इस चैप्टर की थ्योरी को क्लियर कर लीजिए और उसके बाद हम क्वेश्चंस को करेंगे। तो ये चैप्टर हमने कंप्लीट कर दिया था थ्योरी एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग। एनसीईआरटी बेस्ड हमने पूरा चैप्टर ये पढ़ा और आज हम कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेकर आए हैं नीट एग्जामिनेशन के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज के क्वेश्चंस। इस वीडियो के अंदर टोटल क्वेश्चन है 50, है ना। 50 क्वेश्चन हम ट्राई करते हैं और इसके बाद 50 क्वेश्चंस की एक और वीडियो मैं आपके लिए बनाऊंगा जिसमें हम बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन के ही क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को। और जैसे ही क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर डिस्प्ले होगा, आप क्वेश्चन को पढ़ना, वीडियो को पॉज कर लेना और फिर एक कॉपी पेन उठाकर बैठना और क्वेश्चन का आंसर अपनी कॉपी में लिखते रहना और उसके बाद आप उसको मैच करिएगा कि आपके द्वारा लगाया गया ऑप्शन सही है या गलत है, ठीक है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को। तो पहला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, ये देखिए। आपको दो स्टेटमेंट दे रखे हैं। पहला स्टेटमेंट है कि लीनियस क्लासिफाइड प्लांट्स इनटू ट्रीज, श्रब्स एंड हर्ब्स ऑन द बेसिस ऑफ मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर। कि लीनियस ने प्लांट को क्लासिफाई करा है ट्रीज में, सर्ब्स में और हर्ब्स में ऑन द बेसिस ऑफ मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर। तो क्या ये स्टेटमेंट सही है? दूसरा स्टेटमेंट है एरिस्टोटल डिवाइड एनिमल्स इनटू ग्रुप एनेमा एंड इनेमा। तो आपको दो स्टेटमेंट दे रखे हैं इस क्वेश्चन में, आपको ये बताना है इसका सही ऑप्शन क्या होगा। आप ऑप्शन को ध्यान से पढ़िए और आप अपनी कॉपी में इसका सही आंसर को मार्क करिए, लिखिए, ठीक है। आपके पास 5 सेकंड है सोचने के लिए। आप इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा अपनी कॉपी में उसको मार्क कर लीजिए, ठीक है। तो इस क्वेश्चन की बच्चों जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 2, ठीक है ना। ओनली स्टेटमेंट 2 इज करेक्ट, केवल स्टेटमेंट 2 करेक्ट है, ठीक है। तो देखो जो स्टेटमेंट 1 गिवन है इस क्वेश्चन में कि लीनियस ने प्लांट्स को क्लासिफाई करा है ट्रीज में, श्रब्स में, हर्ब्स में, तो ये स्टेटमेंट गलत है क्योंकि प्लांट्स का क्लासिफिकेशन जो किया था ट्रीज, श्रब्स और हर्ब्स में वो एरिस्टोटल ने किया था। तो स्टेटमेंट 1 तो गलत हो गई। और एनिमल्स को दो ग्रुप में बांटा था एरिस्टोटल ने, एनेमा और इनेमा, तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, ठीक है ना। इसलिए ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट आंसर होगा। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। तो क्वेश्चन नंबर 2 ये आपकी स्क्रीन पर, इन मेंबर्स ऑफ विच किंगडम न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इज एब्सेंट, ठीक है ना। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन किसमें एब्सेंट होगी ये आपको बताना है, मोनेरा में, प्रोटिस्टा में, फंजाई में या फिर प्लांटी में। आपके पास 5 सेकंड है, आप इसका आंसर अपनी कॉपी में मार्क करना, ठीक है ना। वीडियो का फायदा तभी होगा जब आप कॉपी पेन लेकर बैठेंगे और अपने आंसर खुद से देंगे और उसके बाद आप सही आंसर को मैच करना, ठीक है। तो आपको ये बताना है इस क्वेश्चन में कि किस मेंबर में, ठीक है ना, किस किंगडम में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट है, मोनेरा में, प्रोटिस्टा में, फंजाई में या फिर प्लांटी में, बताओ। तो इस क्वेश्चन की सही आंसर आ चुकी है हमारे पास ऑप्शन नंबर 1 मोनेरा, ठीक है ना। मोनेरा आपको पता है प्रोकैरियोट्स होते हैं और प्रोकैरियोट्स के अंदर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट होती है। क्वेश्चन नंबर 3 आपकी स्क्रीन पर, इन 5 किंगडम क्लासिफिकेशन द किंगडम दैट इंक्लूड द ब्लू ग्रीन एल्गी, नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया एंड मैथनोजेनिक आर्कीबैक्टीरिया इज,
तो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में आपको ये बताना है कि ब्लू ग्रीन एल्गी, नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया और मैथेनोजेनिक जो आर्की बैक्टीरिया है उसको किस किंगडम के अंदर रखा गया है, आप बताइएगा। तो इस क्वेश्चन की सही ऑप्शन जो है वो आपकी स्क्रीन पर आ चुकी है, ऑप्शन नंबर 1, ठीक है ना, मोनेरा। जो बैक्टीरिया किंगडम है, ठीक है ना, बैक्टीरिया किंगडम को ही मोनेरा कहते हैं। तो इसके अंदर आपको ब्लू ग्रीन एल्गी, प्रोकैरियोट्स कहते हैं। इसी के अंदर आपको नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया और मैथेनोजेनिक बैक्टीरिया मिलते हैं, ठीक है ना। ब्लू ग्रीन एल्गी को साइनोबैक्टीरिया भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, ये रहा आपकी स्क्रीन पर। Which one of the following is not the basis of 5 kingdom classification? जो 5 kingdom classification था उसका बेसिस इनमें से क्या नहीं है। पहला ऑप्शन है आपके पास सेल स्ट्रक्चर, दूसरा ऑप्शन है बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, तीसरा ऑप्शन है रिप्रोडक्शन और चौथा ऑप्शन है हमारे पास रिजर्व फूड मटेरियल। आपको बताना है इनमें से कौन सा बेसिस नहीं है 5 किंगडम क्लासिफिकेशन का, सेल स्ट्रक्चर, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, रिप्रोडक्शन या फिर रिजर्व फूड मटेरियल। उम्मीद है आपने अपना आंसर दे दिया होगा। तो इस क्वेश्चन की जो सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर 4, ठीक है ना, रिजर्व फूड मटेरियल। जो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन है वो सेल स्ट्रक्चर के बेस पर, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन के बेस पर, रिप्रोडक्शन और मोड ऑफ न्यूट्रिशन और फाइलोजेनेटिक एनालिसिस, इन सब बेसिस पर 5 किंगडम क्लासिफिकेशन को बनाया गया था। तो इसका बेसिस जो नहीं है वो ऑप्शन के अकॉर्डिंग रिजर्व फूड मटेरियल नहीं है। तो इसका ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 5 आपकी स्क्रीन पर। पोजीशन ऑफ बैक्टीरिया इन द किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन प्रपोज्ड बाय लिनियस इज। आपको ये बताना है कि जो लिनियस ने अपना क्लासिफिकेशन दिया था तो उसमें बैक्टीरिया की पोजीशन कहां पर थी, मोनेरा में, प्रोटिस्टा में, प्लांटी में या फिर एनिमिलिया में। आपको ये बताना है लिनियस ने अपने 2 किंगडम जो क्लासिफिकेशन दिया था इन्होंने, तो उस क्लासिफिकेशन में बैक्टीरिया की पोजीशन क्या थी, मोनेरा, प्रोटिस्टा, प्लांटी या एनिमिलिया, बताएं। तो करेक्ट आंसर है बच्चों ऑप्शन नंबर 3, प्लांटी, ठीक है ना। लिनियस के द्वारा 2 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया गया था, तो 2 किंगडम कौन से थे, प्लांटी और एनिमिलिया। तो बैक्टीरिया को इन्होंने प्लांटी किंगडम के अंदर रखा था। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर। Who was the founder of 5 kingdom system of classification? बहुत ज्यादा आसान क्वेश्चन है। जो 5 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन है वो किसने दिया है, बता दो आप। लिनियस ने दिया है या फिर आर.एच. विटेकर ने या फिर एरिस्टोटल ने या फिर टी.ओ. डाइनर ने। 5 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन किसने दिया है, लिनियस ने, विटेकर ने, एरिस्टोटल ने या फिर डाइनर ने। आप अपनी कॉपी में इसका सही आंसर को मार्क कर दीजिए। तो चलिए आंसर देखते हैं इसका, आर.एच. विटेकर, ठीक है ना। 5 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन आर.एच. विटेकर ने दिया है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर। तो क्वेश्चन नंबर 7 आपकी स्क्रीन पर। अकॉर्डिंग टू 5 किंगडम सिस्टम, जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म्स आर ग्रुप अंडर द किंगडम। आपको ये बताना है 5 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंग जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म को किस किंगडम के अंदर रखा गया है, मोनेरा के अंदर, ऑप्शन नंबर 2 प्रोटिस्टा के अंदर, ऑप्शन नंबर 3 फंजाई या फिर ऑप्शन नंबर 4 प्लांटी। करेक्ट ऑप्शन बताइएगा आप।
जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म को रखा गया है ऑप्शन नंबर 4 प्लेंटी के अंदर। ठीक है ना, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म को किंगडम प्लेंटी के अंदर रखा गया है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर। विच ऑर्गेनिज्म इज नॉट इंक्लूडेड इन द 5 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। 5 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन जो है दिया गया था आर.एच. विट्टेकर के द्वारा, तो इसमें से कौन से ऑर्गेनिज्म को 5 किंगडम सिस्टम में जगह नहीं मिली थी? प्रोटोजोन्स को, वायरसेस को, लाइकेन को, या फिर बोथ सेकंड एंड थर्ड? जल्दी से बताइए आप अपनी इसका आंसर अपनी कॉपी में मार्क कर दीजिए। तो सही आंसर बच्चों क्या होगी? ऑप्शन 4 बोथ सेकंड एंड थर्ड, मतलब वायरस को और लाइकेन को विट्टेकर ने अपने क्लासिफिकेशन में जगह नहीं दी थी। ठीक है ना, जबकि प्रोटोजोन को तो प्रोटिस्टा के अंदर रखा गया है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पर। हु फॉर द फर्स्ट टाइम क्लासिफाइड ऑर्गेनिज्म ऑन द बेसिस ऑफ साइंटिफिक अप्रोच। तो साइंटिफिक अप्रोच के बेसिस पर सबसे पहले क्लासिफिकेशन किसने करा था ऑर्गेनिजम्स का? ऑर्गेनिज्म को क्लासिफाई किसने किया था सबसे पहले? एरिस्टोटल ने, लिनियस ने, विट्टेकर ने, या फिर पास्चर ने? इन 4 ऑप्शन में से बताना है सबसे पहले साइंटिफिक अप्रोच के बेसिस पर ऑर्गेनिज्म को क्लासिफाई किसने किया था। तो सही आंसर देखते हैं हम इसका। सही आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर 1 एरिस्टोटल। एरिस्टोटल ने सबसे पहले ऑर्गेनिज्म को क्लासिफाई किया साइंटिफिक अप्रोच के बेसिस पर। ठीक है ना, और उन्होंने 2 ग्रुप बनाए थे, प्लेंटी और एनिमिलिया। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पर। एरिस्टोटल क्लासिफाइड एनिमल्स इन 2 ग्रुप्स ऑन द बेसिस ऑफ presence or absence of RBC. The group which does not have RBCs is। क्वेश्चन में कह रहा है कि जो एरिस्टोटल का क्लासिफिकेशन था, एनिमल्स का क्लासिफिकेशन, उसमें एनिमल्स के 2 ग्रुप बनाए थे इन्होंने आरबीसी की प्रेजेंस और एब्सेंस के बेसिस पर। तो आपको उस ग्रुप का नाम बताना है जिसमें आरबीसी नहीं होती है। ऑप्शन है आपके पास इनेमा, इनेमा, ओविपेरा और विविपेरा। तो सही ऑप्शन देखते हैं। सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 1। ठीक है ना, ऐसा ग्रुप एनिमल्स का जिसमें आरबीसी होती है उसको हम कहते हैं इनेमा, और एनिमल का ऐसा ग्रुप जिसके पास आरबीसी नहीं होती उसको हम बोलते हैं एनेमा। तो ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पर। हेट्रोट्रोफिक यूकैरियोटिक मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म lacking a cell wall are included in the kingdom। आपको बताना है हेट्रोट्रोफिक है, यूकैरियोटिक होना चाहिए, मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म होना चाहिए और सेल वॉल नहीं होनी चाहिए। तो वो कौन सा किंगडम है? आप बताएंगे प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी या फिर एनिमिलिया। इनमें से कौन सा किंगडम है जो हेट्रोट्रोफिक है, यूकैरियोटिक है, मल्टीसेलुलर है और सेल वॉल नहीं होती है? तो सही आंसर हम देखते हैं इसका ऑप्शन नंबर 4 एनिमिलिया। ठीक है ना बच्चों, तो एनिमिलिया हेट्रोट्रोफिक भी होते हैं, मतलब अपने फूड के लिए दूसरों के ऊपर डिपेंडेंट होंगे, यूकैरियोटिक भी होते हैं, ये मल्टीसेलुलर भी होते हैं और सेल वॉल इनके पास नहीं होती है। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट आंसर हो गया है। नेक्स्ट चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 12 पर। क्वेश्चन है मैच द फॉलोइंग। आपको 2 कॉलम दे रखे हैं, कॉलम 1 कॉलम 2। कॉलम 1 में आपको ग्रुप ऑफ बैक्टीरिया दिया हुआ है और कॉलम 2 में आपको शेप दी हुई है और आपको मैच करके बताना है, ठीक है, कि कौन सा आंसर सही होगा। तो कोकस की शेप कैसी होती है आप चेक कर लीजिए खुद से और आंसर को मार्क करिए जल्दी से।
कोकस, बैसिलस, स्पाइरिलम और विब्रियो, ये आपको ग्रुप ऑफ बैक्टीरिया गिवन है और शेप है रोड शेप, स्फेरिकल, स्पाइरल और कोमा शेप। तो सही आंसर आ जाएगा इसका, देखो ऑप्शन नंबर 2 मैच कर लेते हैं। जो कोकस है बैक्टीरिया, इसकी शेप कैसी होती है? स्फेरिकल। बैसिलस की शेप कैसी होती है? रोड शेप। स्पाइरिलम की शेप कैसी होती है? स्पाइरल। और विब्रियम की शेप कैसी होती है? कोमा शेप। तो ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 13 पर। ड्यूरिंग फेवरेबल कंडीशन बैक्टीरिया मेनली रिप्रोड्यूस बाय। तो फेवरेबल कंडीशन में बैक्टीरिया का में रिप्रोडक्शन किस प्रकार से होता है? ऑप्शन है आपके पास बडिंग के द्वारा, फ्रेगमेंटेशन के द्वारा, स्पोरुलेशन के द्वारा या फिर फिजन के द्वारा। फेवरेबल कंडीशंस में बैक्टीरिया के अंदर रिप्रोडक्शन किस तरीके से होता है ये हमको बताना है। बडिंग के द्वारा, फ्रेगमेंटेशन के द्वारा या स्पोरुलेशन या फिजन। तो सही आंसर हो जाएगा आपका फिजन के द्वारा बैक्टीरिया के अंदर क्या होता है? रिप्रोडक्शन होता है फेवरेबल कंडीशन में। और जब कंडीशन अनफेवरेबल होती है तब स्पोर की फॉर्मेशन ये करता है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पर। आपको सही स्टेटमेंट सेलेक्ट करना है। पहला स्टेटमेंट क्या है? कॉलेरा, टाइफाइड, टेटनस आर वेल नोन डिजीज कॉज्ड बाय वायरसेस। तो कॉलेरा, टाइफाइड, टेटनस ये सब बीमारी वायरसेस से होती है। डाइनोफ्लैजिलेट्स, यूग्लिनोइड एंड स्लाइम मोल्ड्स आर प्लेस अंडर किंगडम मोनेरा। तीसरा ऑप्शन है मेंबर्स ऑफ किंगडम प्रोटिस्टा आर प्राइमरीली एक्वाटिक। और फोर्थ ऑप्शन है डाइनोफ्लैजिलेट्स आर चीफ प्रोड्यूसर्स इन द ओशियन। तो आपको 4 स्टेटमेंट दे रखा है, 5 सेकंड का समय है आपके पास आंसर को टिक करने के लिए। ठीक है ना, आंसर को आप अपना टिक कर लीजिए, फिर आपके स्क्रीन पर इसका सही आंसर डिस्प्ले होगा। चारों स्टेटमेंट को बहुत ध्यान से पढ़ें। तो इस क्वेश्चन की जो सही ऑप्शन है वो है आपकी ऑप्शन नंबर 3, मेंबर्स ऑफ किंगडम प्रोटिस्टा आर प्राइमरीली एक्वाटिक। क्योंकि जो इसमें ऑप्शन नंबर 1 दिया हुआ है आपको, उसमें कोलेरा, टाइफाइड और टेटनस जो डिजीज दी गई है ये सब बैक्टीरियल डिजीज है, ना कि वायरल डिजीज। और जो तुम्हारा डाइनोफ्लैजिलेट है, यूग्लिनोइड है, ठीक ना, स्लाइम मोल्ड्स है, इनको किंगडम मोनेरा के अंदर नहीं रखा गया है, इनको प्रोटिस्टा के अंदर रखा गया है। और चीफ प्रोड्यूसर ऑफ ओशियन हम किसको बोलते हैं? डाई एटम्स को बोलते हैं। ठीक है ना। और तीसरा ऑप्शन इसमें करेक्ट है कि जो किंगडम प्रोटिस्टा है उसके जो मेंबर्स हैं वो मेनली एक्वाटिक होते हैं। नेक्स्ट चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 15 पर। इस बार आपको बताना इनकरेक्ट स्टेटमेंट कौन सा होगा। तो आपको 4 स्टेटमेंट दिए जा रहे हैं। पहला स्टेटमेंट को पढ़िए ध्यान से। नोस्टॉक एंड एनाबिना हैव हेट्रोसिस्ट फॉर नाइट्रोजन फिक्सेशन। नोस्टॉक और एनाबिना के पास हेट्रोसिस्ट एक नाम का एक स्ट्रक्चर होता है जो नाइट्रोजन को फिक्स करता है। दूसरा ऑप्शन है साइनोबैक्टीरिया ऑफन फॉर्म ब्लूम इन पोल्यूटेड वाटर बॉडीज। साइनोबैक्टीरिया जो है वो पोल्यूटेड वाटर बॉडीज के अंदर ब्लूम्स की फॉर्मेशन करेगा। हेट्रोट्रोफिक बैक्टीरिया आर मोर अबंडेंट इन नेचर। या फिर द सेल वॉल ऑफ माइकोप्लाज्मा आर मेड अप ऑफ काइटिन। आपको ये बताना है इन 4 स्टेटमेंट में से कौन सा स्टेटमेंट गलत है। बहुत ज्यादा ध्यान से पढ़ें, ये सारे जो स्टेटमेंट हैं बिल्कुल एनसीईआरटी के स्टेटमेंट हैं और इसी टाइप का क्वेश्चन नीट एग्जामिनेशन के अंदर भी पूछा जाता है। तो इस क्वेश्चन की जो सही ऑप्शन है वो है आपकी ऑप्शन नंबर 4, क्योंकि जो माइकोप्लाज्मा होती है उसमें सेल वॉल होती ही नहीं है। ठीक है ना। 4th ऑप्शन में लिखा है माइकोप्लाज्मा की जो सेल वॉल है वो काइटिन की बनी है, जबकि माइकोप्लाज्मा के अंदर कोई भी सेल वॉल नहीं पाई जाती है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पर। हेट्रोसिस्ट प्रेजेंट इन एनाबिना
इज स्पेशलाइज्ड फॉर। जो हेटेरोसिस्ट प्रेजेंट है एनाबिना के अंदर वो क्या काम करने के लिए होता है? क्या वो नाइट्रोजन फिक्सेशन के लिए होता है, क्या वो फूड को स्टोर करने के लिए होता है, या फिर फिजन करने के लिए होता है, या फिर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करने के लिए होता है? ठीक है, एनाबिना के अंदर जो हेटेरोसिस्ट है वो किस काम के लिए होता है ये आपको बताना है इस क्वेश्चन में। तो अब अपने आंसर को टिक कर लीजिए और इस क्वेश्चन की जो करेक्ट आंसर है वो है आपकी ऑप्शन नंबर 1। हेटेरोसिस्ट प्रेजेंट है एनाबिना के अंदर नाइट्रोजन फिक्सेशन करने के लिए। और यही स्टेटमेंट जो इस क्वेश्चन का आंसर है ये पिछले क्वेश्चन का जो एक ऑप्शन भी था, ठीक है ना। तो ये याद रखेंगे, हेटेरोसिस्ट नाइट्रोजन फिक्सेशन के लिए होता है। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 17। मार्क द ओड वन विद रिस्पेक्ट टू सेल वॉल। आपको सेल वॉल के रिस्पेक्ट में एक ओड ऑप्शन बताना है, कौन सा होगा? हेलोफाइल्स, मैथेनोजेंस, थर्मोएसिडोफिल्स और साइनोबैक्टीरिया। तो सेल वॉल के रिस्पेक्ट में इनमें 3 ऑप्शन कॉमन है और एक ऑप्शन आपको डिफरेंट है। तो जिस ऑर्गेनिज्म के अंदर डिफरेंट सेल वॉल मिलेगी वो आपको करेक्ट ऑप्शन इसमें बताना है ना। वही ऑप्शन आपको मार्क करना है जिस ऑप्शन में सेल वॉल डिफरेंट टाइप की होगी। इनमें 3 के अंदर सेल वॉल सिमिलर है। तो इस क्वेश्चन की जो करेक्ट आंसर है वो आएगी आपकी ऑप्शन नंबर 4, क्योंकि जो हेलोफाइल्स हैं आपके और मैथेनोजेंस हैं और थर्मोएसिडोफिल्स हैं, ये ना, ये सब आर्की बैक्टीरिया के अंदर आते हैं। और आर्की बैक्टीरिया के अंदर जो सेल वॉल है वो स्यूडोम्यूरिन की बनी होती है, जबकि यू बैक्टीरिया के अंदर ये म्यूरिन की बनी होती है। और जो साइनोबैक्टीरिया है वो आपका यू बैक्टीरिया का एग्जाम्पल है, जबकि ऑप्शन नंबर 1, 2 और 3 आर्की बैक्टीरिया के अंदर आते हैं। तो ओड वन कौन सा हो गया? ऑप्शन नंबर 4 इसमें ओड हो गया है। नेक्स्ट चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 18 पर। प्रिमिटिव बैक्टीरिया लिविंग इन सोल्टी एरियाज आर कॉल्ड एज मैथेनोजेंस, थर्मोएसिडोफाइल्स, हेलियोफाइट्स या फिर हेलोफाइल्स। आपको ये बताना है जो बैक्टीरिया, ठीक है ना, लिविंग सोल्टी एरियाज के अंदर, लिविंग इन सोल्टी एरियाज आर कॉल्ड मैथेनोजेंस, थर्मोएसिडोफाइल्स, हेलियोफाइट्स, हेलोफाइल्स। जो सोल्टी एरिया में बैक्टीरिया पाए जाते हैं उनको हम क्या बोलते हैं? तो उन बैक्टीरिया को हम बोलते हैं हेलोफाइल्स, ठीक है ना। ऐसे आर्की बैक्टीरिया, ठीक है ना, जो सोल्टी एरिया में मिलते हैं उनको हम हेलोफाइल्स कहते हैं। नेक्स्ट चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 19 में। सेलेक्ट द नॉन प्रोटिस्टन ग्रुप। आपको नॉन प्रोटिस्टन ग्रुप को सिलेक्ट करना है जो कि प्रोटिस्टा के अंदर नहीं आता। जैसे कि ऑप्शन नंबर 1 है स्लाइम मोल्ड्स, डाइनोफ्लैजिलेट्स, फाइकोमाइसिटीज और क्राइसोफाइट्स। तो इनमें से कौन सा ग्रुप है जो प्रोटिस्टा के अंदर नहीं आता है? स्लाइम मोल्ड्स, डाइनोफ्लैजिलेट्स, फाइकोमाइसिटीज और क्राइसोफाइट्स। आप बताइए इनमें से कौन सा नॉन प्रोटिस्टन ग्रुप है जो प्रोटिस्टा के अंदर नहीं आएगा। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट ऑप्शन होने वाला है वो है ऑप्शन नंबर 3, फाइकोमाइसिटीज। क्योंकि जो फाइकोमाइसिटीज ग्रुप है वो फंजाई के अंदर आता है और स्लाइम मोल्ड्स, डाइनोफ्लैजिलेट और क्राइसोफाइट्स ये सब प्रोटिस्टा के अंदर आएंगे। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20 में। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। आपको सही ऑप्शन बताना है कौन सा होगा। तो आपको 4 स्टेटमेंट दिए जा रहे हैं और पहला स्टेटमेंट है ऑल स्लाइम मोल्ड्स आर हैप्लॉइड्स। जितने भी स्लाइम मोल्ड्स होते हैं वो हैप्लॉइड होते हैं। दूसरा स्टेटमेंट है प्रोटोजोन्स लैक सेल वॉल। जो प्रोटोजोन्स होंगे उनमें सेल वॉल की कमी होती है। तीसरा स्टेटमेंट है डाइनोफ्लैजिलेट्स आर नॉन मोटाइल। और चौथा स्टेटमेंट है पेलिकल इज एब्सेंट इन यूग्लिना। करेक्ट स्टेटमेंट आपको बताना है, ठीक है। ऑप्शन टिक कर लीजिए आप इसका। तो सही आंसर जो होगी इस क्वेश्चन की वो होगी ऑप्शन नंबर 2,
प्रोटोजोन्स लैक सेल वॉल, ठीक है ना। प्रोटोजोन्स जो होंगे तुम्हारे वो प्रोटिस्टा के मेंबर हैं, ठीक है ना। प्रोटिस्टा के मेंबर होते हैं प्रोटोजोन्स, और ये एक टाइप के एनिमल्स हैं, ठीक है ना। यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक एनिमल्स होते हैं प्रोटोजोन्स। और एनिमल के अंदर आपको पता है सेल वॉल की कमी होती है, जबकि स्लाइम मोल्ड्स, ठीक है ना, ये हैप्लॉइड भी हो सकते हैं, डिप्लॉइड भी हो सकते हैं, तो ये तो बात ठीक है। जो डायनोफ्लैजिलेट्स हैं ये मोटाइल होते हैं, नॉन मोटाइल नहीं होते। डायनोफ्लैजिलेट मोटाइल्स हैं, और यूग्लिना के अंदर पेलिकल प्रेजेंट होती है, ठीक है ना। प्रोटीन की एक शीट पाई जाती है ना यूग्लिनोइड्स के ऊपर, पेलिकल जिसको हम बोलते हैं। तो इस क्वेश्चन की जो करेक्ट ऑप्शन है वो हो जाएगी ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 21 में। विच इज नॉट ए फीचर ऑफ डायनोफ्लैजिलेट्स। आपको ये बताना है डायनोफ्लैजिलेट्स का फीचर कौन सा नहीं है। आपको 4 ऑप्शन दिए जा रहे हैं। दे कोज रेड टाइट्स, दूसरा ऑप्शन है देयर सेल वॉल हैज स्टिफ सेलुलोज प्लेट्स ऑन द आउटर सरफेस, दे रिलीज टॉक्सिन, और these are mostly fresh water and non photosynthetic। मैं आपको 5 सेकंड दे रहा हूं इस क्वेश्चन का सही आंसर चुनने के लिए, और जो भी आपको इसका ऑप्शन सही लग रहा है आप उसको अपनी कॉपी में लिख लीजिए। करेक्ट आंसर आपकी स्क्रीन पर बहुत जल्दी आने वाला है, ठीक है ना। सही ऑप्शन आपको इस क्वेश्चन में बतानी है, डायनोफ्लैजिलेट्स का कौन सा फीचर नहीं है ये बताना है आपको, ठीक है। तो इस क्वेश्चन की जो करेक्ट ऑप्शन है वो है आपकी ऑप्शन नंबर 4, क्योंकि जो तुम्हारा ये रेड टाइड भी करते हैं, समुद्र को लाल करते हैं, गोनियोलैक्स इसका एक एग्जांपल था, ठीक है ना। इनकी सेल वॉल जो होती है वो स्टिफ सेलुलोज प्लेट की बनी होती है आउटर सरफेस पर, ये स्टेटमेंट सही है। और ये टॉक्सिन भी रिलीज करते हैं जिससे वहां पर जो फिशेस होती है वो भी मर जाती है, किल हो जाती है वहां पर, ठीक है ना। और मोस्टली ये मैराइन होते हैं, इन्होंने लिखा है मोस्टली फ्रेश वाटर। जो डायनोफ्लैजिलेट्स होते हैं वो मैराइन होते हैं और फोटोसिंथेटिक होते हैं, ये भी फोटोसिंथेसिस करते हैं, याद रखना डायनोफ्लैजिलेट्स प्रोटिस्टा के अंदर आता है ये। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 22। डैश आर सैप्रोफिटिक प्रोटिस्ट whose body move along decaying twig and leaves engulfing organic material। आपको यहाँ पे डैश जो दिया हुआ है इसमें बताना है क्या आएगा, ठीक है ना। कौन से प्रोटिस्टा है जो सैप्रोफिटिक है और उनकी बॉडी मूव करती है अलोंग डिकेइंग ट्विग्स, जहां पर जिसको डीके करना है ना उसकी तरफ उनकी बॉडी मूव करती है, और वो लीव्स को क्या कहते हैं, इनगल्फ कर जाते हैं ऑर्गेनिक मटेरियल को। तो क्या है इसका सही आंसर, यूग्लिनॉइड, डायनोफ्लैजिलेट्स, क्राइसोफाइट्स या फिर स्लाइम मोल्ड्स। तो इस क्वेश्चन की सही आंसर है स्लाइम मोल्ड्स, ठीक है ना। जो स्लाइम मोल्ड्स होते हैं ना वो सैप्रोफिटिक प्रोटिस्ट होते हैं, ये आपको बात ध्यान रखनी है। बिल्कुल एनसीईआरटी की लाइन है ये, आप एनसीईआरटी को अच्छी तरीके से पढ़ लीजिए। अभी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने आपको वीडियो का लिंक दे रखा है ना, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन 1 शॉर्ट वीडियो है, 2 घंटे की वीडियो है, आप उसको देखिए, ठीक है ना। धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा करके देखिए उस वीडियो को, और साथ साथ नोट्स जरूर बनाना, क्योंकि नोट्स जब आप बना लेते हो ना तो आपको चीजें जल्दी याद हो जाती है और आप उसको बाद में रिवाइज भी कर पाते हो, ठीक है ना। तो आप नोट्स को जरूर बनाएं। ये सब एनसीईआरटी की लाइंस ही हैं, ठीक है ना, जो आपसे पूछी जा रही है। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 23। बीइंग फोटोसिंथेटिक which organism in absence of sunlight behave like heterotroph। आपको ये बताना है फोटोसिंथेटिक, ठीक है ना, कौन सा ऑर्गेनिज्म है जो सनलाइट की एब्सेंस में हेटरोट्रोफ की तरह बिहेव करता है ना। लाइट होगी तो फोटोसिंथेसिस कर लेगा, लेकिन अगर लाइट की एब्सेंस है तब वो फोटोसिंथेसिस नहीं करता, फिर वो हेटरोट्रोफ की तरह बिहेव करता है। तो क्या है इसका सही आंसर। तो बच्चों इस क्वेश्चन की जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर 2 यूग्लिनॉइड, क्योंकि यूग्लिनॉइड को हम समझ रहे हैं, यूग्लिना इसका एग्जांपल है,
और यूग्लिना को हम कनेक्टिंग लिंक मानते हैं बिटवीन प्लांट्स एंड एनिमल्स, क्योंकि जब सनलाइट की प्रेजेंस होगी तब वो प्लांट की तरह बिहेव करेगा, फोटोसिंथेसिस कर लेगा। लेकिन जब लाइट एब्सेंट होगी, लाइट नहीं होगी, तब ये हेट्रोट्रोफिक होता है, तो मतलब दूसरे से भी अपना न्यूट्रिशन ले सकता है। ठीक है, मिक्सोट्रोफिक न्यूट्रिशन इसमें पाया जाता है यूग्लिनोइड्स के अंदर। तो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 24 पर। विच इज द इनकरेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग फंजाई। फंजाई के रिगार्डिंग आपको इनकरेक्ट स्टेटमेंट बताना है, क्या होगा। तो वीट रस्ट कोजिंग एजेंट इज पक्सीनिया। पक्सीनिया के द्वारा वीट रस्ट होता है, बीमारी है ये, ठीक है ना। पेनिसिलियम इज ए सोर्स ऑफ एंटीबायोटिक। तीसरा ऑप्शन है द सेल वॉल ऑफ फंजाई आर कंपोज्ड ऑफ पेप्टिडोग्लाइकन। फंजाई प्रीफर टू ग्रो इन वार्म एंड ह्यूमिड प्लेसेस। 5 सेकंड दे रहा हूं आपको इस क्वेश्चन का आंसर करने के लिए, आप बहुत ध्यान से देना। आपको इनकरेक्ट बताना है स्टेटमेंट, गलत स्टेटमेंट कौन सी है ये बताना है। बहुत अच्छे से आप इन ऑप्शंस को पढ़ें और अपनी कॉपी में इस क्वेश्चन के आंसर को मार्क कर लीजिए, ठीक है ना। अभी 5 सेकंड पूरे होने वाले हैं आपके, और इस क्वेश्चन का आंसर आपकी स्क्रीन पर ये रहा। ऑप्शन नंबर 3, जो सेल वॉल होती है फंजाई की वो पेप्टिडोग्लाइकन की बच्चों नहीं बनी होती। जो फंजाई की सेल वॉल होती है वो किसकी बनी होगी, काइटिन की और पॉलीसैकेराइड की बनी होती है। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 25 पर। तो आपको 3 स्टेटमेंट गिवन है। स्टेटमेंट 1 क्या कह रहा है, यीस्ट इज ए मल्टी सेलुलर फंगस। जो यीस्ट है वो मल्टी सेलुलर फंगस है। दूसरा स्टेटमेंट कह रहा है पेनिसिलियम इज ए यूनिसेलुलर फंगस। तीसरा स्टेटमेंट कह रहा है एल्ब्यूगो इज ए पैरासाइट फंगस ऑन मस्टर्ड। बताइए इस क्वेश्चन का क्या सही आंसर होगा। 5 सेकंड है आपके पास। 3 स्टेटमेंट दे रखे हैं, क्या यीस्ट मल्टी सेलुलर फंगस है, क्या पेनिसिलियम यूनिसेलुलर फंगस है, और एल्ब्यूगो क्या पैरासिटिक फंगस है ऑन मस्टर्ड। 3 स्टेटमेंट में से कौन कौन से स्टेटमेंट सही है और कौन सा स्टेटमेंट गलत है ये हमको बताना है। तो इस क्वेश्चन की जो करेक्ट ऑप्शन होनी चाहिए वो है ऑप्शन नंबर 3। ओनली स्टेटमेंट 3 इज करेक्ट, क्योंकि देखो जो पहला स्टेटमेंट दिया है इसमें यीस्ट इज मल्टी सेलुलर फंगस, तो ये गलत बात है क्योंकि यीस्ट एक यूनिसेलुलर फंगस है। दूसरा पेनिसिलियम इज ए यूनिसेलुलर फंगस, ये भी स्टेटमेंट गलत हो गया क्योंकि पेनिसिलियम क्या है, मल्टी सेलुलर फंगस होती है। और तीसरा स्टेटमेंट है कि एल्ब्यूगो जो है वो पैरासिटिक फंगस है ऑन मस्टर्ड, तो ये स्टेटमेंट इनका बिल्कुल सही है। व्हाइट रस्ट नाम की ये बीमारी करता है एल्ब्यूगो। तो केवल थर्ड स्टेटमेंट इसमें करेक्ट था, ऊपर के 2 स्टेटमेंट गलत है। अगर आपको ये बात नहीं पता है कि यीस्ट यूनिसेलुलर फंगस है और पेनिसिलियम मल्टी सेलुलर फंगस है, तो आप इनको अपने नोट्स में, ठीक है ना, मेंशन कर लेना इन पॉइंट्स को, क्योंकि ये एग्जाम में पूछे जाने वाले पॉइंट्स हैं। नेक्स्ट हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 26 पर। मार्क द करेक्ट स्टेटमेंट। आपको करेक्ट स्टेटमेंट यहाँ पर बतानी है और 4 स्टेटमेंट आपको दिए जा रहे हैं। तो पहला स्टेटमेंट है फाइकोमाइसेटीज इंक्लूड मशरूम्स ब्रैकेट फंजाई और पफ पोल्स। जो फाइकोमाइसेटीज होती है उसके अंदर क्या क्या आता है, मशरूम ब्रैकेट फंजाई और पफ पोल्स। दूसरा स्टेटमेंट है द माइसीलियम ऑफ बेसिडियोमाइसेटीज इज ब्रांच एंड सेप्टेट। और तीसरा ऑप्शन है न्यूरोस्पोरा इज यूज्ड एक्सटेंसिवली इन बायोकेमिकल एंड जेनेटिक वर्क, इट बिलोंग टू ग्रुप बेसिडियोमाइसेटीज। और फोर्थ स्टेटमेंट है मोरल्स एंड ट्रफल्स आर नॉन एडिबल। 5 सेकंड आपको दिए जा रहे हैं इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर देने के लिए। आपको 4 में से 3 स्टेटमेंट गलत है और 1 स्टेटमेंट सही है, तो वो 1 स्टेटमेंट आपको टिक करना है। आप इसके आंसर को अपनी कॉपी में लिख लीजिए। 4 स्टेटमेंट को बहुत ध्यान से पढ़िएगा और सही ऑप्शन आपको बतानी है।
तो इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन जो है आपका वो रहेगा ऑप्शन नंबर 2। तो इस क्वेश्चन की ऑप्शन नंबर 2 सही है। बैसिडोमाइसीटीज जो है उसके अंदर मशरूम, ब्रैकेट फंजाई और पफबॉल ये आती है। ठीक है, न्यूरोस्पोरा बिलोंग करती है एस्कोमाइसीटीज से, और मोरल्स और ट्रफल्स एडिबल, ठीक है ना, फंगस होती है। तो ये इनके सही स्टेटमेंट थे। तो ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पर सही स्टेटमेंट है, बाकी और स्टेटमेंट गलत है इस क्वेश्चन के। ठीक है, जो तुम्हारी समझ रहे हो ना, मशरूम और ब्रैकेट फंजाई और पफ बॉल जो है वो फाइकोमाइसीटीज से बिलोंग नहीं करती, बैसिडियोमाइसीटीज से बिलोंग करती है। और जो ऑप्शन नंबर 3 है इसमें न्यूरोस्पोरा, ठीक है ना, वो बैसिडियोमाइसीटीज का मेंबर है। तो ये गलत स्टेटमेंट है, क्योंकि न्यूरोस्पोरा एस्कोमाइसीटीज का मेंबर है। और मोरल्स और ट्रफल्स नॉन एडिबल है, तो ये भी गलत स्टेटमेंट है, क्योंकि ये एडिबल है। तो सही स्टेटमेंट कौन सा है? ऑप्शन नंबर 2, जो माइसीलियम है, ठीक है ना, बैसिडियोमाइसीटीज का, वो ब्रांच और सेप्टेट होता है। नेक्स्ट चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 27 पर। विद रिस्पेक्ट टू फंगस सेक्सुअल साइकिल चूज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स। जब हम फंगस की सेक्सुअल साइकिल पढ़ते हैं तो उसमें कौन कौन से इवेंट्स होते हैं, आपको क्रम में वो बताना है। सबसे पहले क्या होगा? कैरियोगैमी, प्लाज्मोगैमी, मियोसिस, या मियोसिस, प्लाज्मोगैमी, कैरियोगैमी, या प्लाज्मोगैमी, कैरियोगैमी एंड मियोसिस, या फिर मियोसिस, कैरियोगैमी एंड प्लाज्मोगैमी। आपको ये बताना है करेक्ट स्टेटमेंट, इसमें जो है करेक्ट सीक्वेंस जो है वो कौन सी है। तो सही ऑप्शन है बच्चों इसकी ऑप्शन नंबर 3। सबसे पहले होती है प्लाज्मोगैमी, और प्लाज्मोगैमी का मतलब क्या होता है? फ्यूजन ऑफ प्रोटोप्लाज्म ऑफ मेल एंड फीमेल गैमीट। उसके बाद होती है कैरियोगैमी। कैरियोगैमी का मतलब होता है फ्यूजन ऑफ न्यूक्लियस, जिससे डिप्लॉइड जाइगोट बन जाता है। फिर उसके बाद होती है मियोसिस, है ना, जिससे फिर हैप्लॉइड स्पोर बन जाते हैं। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 28 पर। मार्क द ओड वन विद रिस्पेक्ट टू किंगडम फंजाई। किंगडम फंजाई के रिस्पेक्ट में आपको यहाँ पर ओड स्टेटमेंट बतानी है। तो पहले स्टेटमेंट पढ़ते हैं, दे रिप्रोड्यूस एसेक्सुअली एंड सेक्सुअली। दूसरा स्टेटमेंट है, दे शो ए ग्रेट डाइवर्सिटी इन स्ट्रक्चर एंड हैबिटेट। तीसरा स्टेटमेंट है, मोस्ट ऑफ फंजाई आर सैप्रोफिटिक इन देयर मोड ऑफ न्यूट्रिशन। और फोर्थ स्टेटमेंट है, दे डू नॉट रिप्रोड्यूस बाय जूस्पोर्स। तो आपको 5 सेकंड दे रहा हूं इसका सही आंसर देने के लिए। आपको किंगडम फंजाई के रिस्पेक्ट में एक ओड स्टेटमेंट बतानी है, मतलब 3 स्टेटमेंट सही है, एक जो डिफरेंट ऑप्शन आपको लग रही है फंजाई के लिए, हमको वो स्टेटमेंट यहाँ पर सेलेक्ट करनी है। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट ऑप्शन होना चाहिए वो होगा आपका ऑप्शन नंबर 4, ठीक है ना। इनके अंदर जूस्पोर के द्वारा रिप्रोडक्शन नहीं होता, तो ये बात गलत है। तो हम स्टार्टिंग से देख लेते हैं। पहला ऑप्शन था, दे रिप्रोड्यूस एसेक्सुअली एंड सेक्सुअली, तो ये स्टेटमेंट सही है फंगस के लिए। दूसरा, दे शो ए ग्रेट डाइवर्सिटी इन स्ट्रक्चर एंड हैबिटेट, तो ये भी बात सही है, ठीक है ना। तीसरा स्टेटमेंट है, मोस्ट ऑफ द फंजाई आर सैप्रोफिटिक इन देयर मोड ऑफ न्यूट्रिशन, ये बात भी सही है, मोस्ट ऑफ द फंजाई सैप्रोफिटिक ही होती है। और दे डू नॉट रिप्रोड्यूस बाय जूस्पोर, तो ये बात गलत हो गई है, क्योंकि जो लोअर फंजाई होगी वो जूस्पोर के द्वारा रिप्रोड्यूस करती है। नेक्स्ट हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 29। द सेक्स ऑर्गन्स आर एब्सेंट but plasmogamy is brought about by fusion of 2 vegetative or somatic cells of different genotype. It is the feature of। आपको ये बताना है सेक्स ऑर्गन्स एब्सेंट किसमें है। प्लाज्मोगैमी हो जाती है 2 वेजिटेटिव या सोमेटिक सेल का जो फ्यूजन है ना, उनका सेल का फ्यूजन हो जाएगा। तो ये किस क्लास में होगा फंजाई की, हमको ये बताना है, फाइकोमाइसीटीज में, बैसिडियोमाइसीटीज में, या फिर एस्कोमाइसीटीज में। सेक्स ऑर्गन किसमें एब्सेंट होते हैं, जल्दी से बता दीजिए। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होने वाला है ऑप्शन नंबर 2, बैसिडियोमाइसीटीज।
ठीक है ना। बेसिडियोमाइसिटीज के अंदर सेक्स ऑर्गन एब्सेंट होते हैं और फ्यूजन ऑफ टू वेजिटेटिव या सोमैटिक सेल होता है यहाँ पर दो डिफरेंट सेल के बीच में। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 30। द फंजाई फॉर्म फ्रूटिंग बॉडीज इन विच डैश डिवीजन अकर लीडिंग टू फॉर्मेशन ऑफ डैश स्पोर्स। आपको ये बताना है ना, फंजाई जब फ्रूटिंग बॉडी फॉर्म करेगी तो उसमें कौन सा डिवीजन होगा, और फिर फॉर्मेशन ऑफ जब स्पोर्स होगा, स्पोर बनने के लिए फिर कौन सा यहाँ पर डिवीजन होगा। ठीक है ना, माइटोसिस होगा या फिर डिप्लॉइड हैप्लॉइड स्पोर कैसा प्रोड्यूस होगा, आपको ये बताना है। फंजाई के अंदर फ्रूटिंग बॉडीज में कौन सा डिवीजन होता है बच्चों, तो मियोसिस होती है, और मियोसिस को हम क्या बोलते हैं, रिडक्शन डिवीजन। ठीक है ना। और स्पोर कैसा होता है, तुम्हारा हैप्लॉइड होता है, हैप्लॉइड स्पोर की फॉर्मेशन होगी। ठीक है ना, मियोसिस होने से ठीक है ना हैप्लॉइड स्पोर बन जाता है। तो हम इस क्वेश्चन को ऐसे पढ़ेंगे, द फंजाई फॉर्म फ्रूटिंग बॉडी इन विच रिडक्शन डिवीजन अकर्स लीडिंग टू फॉर्मेशन ऑफ हैप्लॉइड स्पोर्स। तो सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 31। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन बाय फ्रेगमेंटेशन इज कॉमन इन। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन जो कि फ्रेगमेंटेशन है वो किस में कॉमन है, अगेरिकस में, सैकेरोमाइसीज में, यूग्लिना में, गोनियोलेक्स में। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन जो कि फ्रेगमेंटेशन के द्वारा होता है ये किस में कॉमन है, अगेरिकस में, सैकेरोमाइसीज में, यूग्लिना में या फिर गोनियोलेक्स में। तो इस क्वेश्चन की जो करेक्ट ऑप्शन है वो होगी ऑप्शन नंबर 1 अगेरिकस में। ठीक है ना, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन फ्रेगमेंटेशन के द्वारा होता है फंजाई के अंदर, और अगेरिकस एक फंजाई है। ठीक है ना। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 32 पर। क्वेश्चन नंबर 32 ये रहा आपकी स्क्रीन पर। सेलेक्ट द इनकरेक्ट मैच। आपको इनकरेक्ट मैच बताना है कौन सा है, फाइकोमाइसिटीज, एल्ब्यूगो, बेसिडियोमाइसिटीज, क्लेविसेप्स, एस्कोमाइसिटीज, पेनिसिलियम, डिटेरोमाइसिटीज, ट्राइकोडर्मा। हमको यहाँ पर ये बताना है इनकरेक्ट मैच कौन सा है। आपको एक फंजाई की क्लास दे रखी है, उसके सामने उसका ऑप्शन लिखा हुआ है, तो कौन सा ऑप्शन सही नहीं है ये आपको बताना है। तो इस क्वेश्चन की जो करेक्ट ऑप्शन होगी वो है ऑप्शन नंबर 2 बेसिडियोमाइसिटीज का एग्जाम्पल क्लेविसेप नहीं होता। ठीक है ना। फाइकोमाइसिटीज का एग्जाम्पल बिल्कुल यही है, एल्ब्यूगो। एस्कोमाइसिटीज का एग्जाम्पल पेनिसिलियम भी है, डिटेरोमाइसिटीज का एग्जाम्पल ट्राइकोडर्मा भी है, लेकिन बेसिडियोमाइसिटीज का एग्जाम्पल क्लेविसेप नहीं है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 33 पर। हैप्लॉइड सेक्सुअल स्पोर प्रोड्यूस एक्सोजीनसली इज। ठीक है ना, हैप्लॉइड सेक्सुअल स्पोर जो एक्सोजीनसली प्रोड्यूस होते हैं वो क्या है, एस्कोस्पोर्स, बेसिडियोस्पोर्स, oospores या फिर जाइगोस्पोर्स। आपको ये बताना है जो हैप्लॉइड सेक्सुअल स्पोर्स प्रोड्यूस होते हैं एक्सोजीनसली वो क्या है, एस्कोस्पोर्स, बेसिडियोस्पोर्स, oospores या फिर जाइगोस्पोर्स। एक्सोजीनसली जो बाहर लगते हैं, तो सही आंसर होगा बच्चों आपका बेसिडियोस्पोर्स। जो एक्सोजीनस हैप्लॉइड सेक्सुअल स्पोर्स हैं उनको हम बेसिडियोस्पोर्स कहते हैं, और एंडोजीनस हैप्लॉइड सेक्सुअल स्पोर्स को हम एस्कोस्पोर्स कहते हैं। ठीक है। अब नेक्स्ट चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 34 पर। तो ये रहा आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 34। सिनोसिटिक माइसीलियम इज फाउंड इन। जो सिनोसिटिक माइसीलियम है वो किस में पाया जाएगा, डिटेरोमाइसिटीज में, फाइकोमाइसिटीज में, एस्कोमाइसिटीज में या फिर इन सभी में। सिनोसिटिक माइसीलियम, मल्टी न्यूक्लिएटेड माइसीलियम को सिनोसिटिक माइसीलियम कहते हैं। ठीक है।
तो किस में पाया जाएगा? ड्यूटेरोमाइसिटीज में, फाइकोमाइसिटीज में या एस्कोमाइसिटीज में या इन सभी में सिनोसिटिक माइसीलियम होता है? ये आपको बताना है। आप अपनी कॉपी में अपना जो करेक्ट आंसर आपको लग रहा है उसको लिख लीजिए और सही ऑप्शन आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट आंसर होगा। फाइकोमाइसिटीज के अंदर सिनोसिटिक माइसीलियम पाया जाता है, जबकि ड्यूटेरोमाइसिटीज, एस्कोमाइसिटीज और बैसिडियोमाइसिटीज इनके अंदर आपको सेप्टेट माइसीलियम दिखाई देता है। ठीक है ना? तो करेक्ट आंसर होगा फाइकोमाइसिटीज। नेक्स्ट हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 35 पर। द मेंबर्स ऑफ विच ग्रुप आर कॉमनली नोन एज सेक फंजाई। तो आसान क्वेश्चन है बिल्कुल, आपको बताना है सेक फंजाई हम किस ग्रुप को बोलते हैं। ऑप्शन है आपके पास फाइकोमाइसिटीज, ड्यूटेरोमाइसिटीज, बैसिडियोमाइसिटीज या फिर एस्कोमाइसिटीज। द मेंबर ऑफ विच ग्रुप आर कॉमनली नोन एज सेक फंजाई। सेक फंजाई किसको कहा जाता है? फाइकोमाइसिटीज को, ड्यूटेरोमाइसिटीज को, बैसिडियोमाइसिटीज को या फिर एस्कोमाइसिटीज। बताइए। तो बच्चों इसका जो सही आंसर है वो होगा आपका ऑप्शन नंबर 4, एस्कोमाइसिटीज को हम सेक फंजाई भी कहते हैं। बाकी बैसिडियोमाइसिटीज को हम क्या बोलते हैं? क्लब फंजाई। ड्यूटेरोमाइसिटीज को हम इम्परफेक्ट फंजाई कहते हैं या फिर डस्टबिन फंजाई। ठीक है ना? एल्गल फंजाई को हम ऊमाइसिटीज कहते हैं और कॉन्जुगेटेड फंजाई को जाइगोमाइसिटीज कहते हैं। और ऊमाइसिटीज और जाइगोमाइसिटीज फाइकोमाइसिटीज के अंदर आती है। ठीक है। नेक्स्ट है आपके पास क्वेश्चन नंबर 36। आपको आइडेंटिफाई करना है ए, बी एंड सी को। 3 डायग्राम दे रखे। पहला डायग्राम आपका ए है, दूसरा डायग्राम आपका बी है, तीसरा डायग्राम आपका सी है। तो ये किस किस का आपको ये एग्जांपल है ना, डायग्राम में एग्जांपल ही किसका है ये बताना है। डायग्राम देख के जो इसमें फंगस गिवन है आपको उस फंगस का नाम बताना है। क्या ए म्यूकर है, क्या ए स्पर्जिलस है, या सी जो है वो अगेरिकस है। ठीक है, तो आपको सही स्टेटमेंट यहाँ पर बतानी है डायग्राम के अकॉर्डिंग। तो इस प्रकार का क्वेश्चन भी नीट में आ जाता है, डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन। तो बच्चों ये इसका ऑप्शन नंबर 1 सही होगा। म्यूकर जाइगोमाइसिटीज है, एस्परजिलस दूसरा है आपका एस्कोमाइसिटीज का मेंबर है और तीसरा अगेरिकस है, ये बैसिडियोमाइसिटीज का मेंबर होता है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 37 पर। विच वन इज करेक्टली मैच। आपको करेक्ट मैच बताना है कौन सा होगा। तो पहला ऑप्शन है आपके पास अगेरिकस, स्मट डिजीज होती है क्या इससे। दूसरा है ऑस्टिलेगो मशरूम, मशरूम कहते हैं ऑस्टिलेगो को। पक्सीनिया इंसेक्टिवोरस प्लांट, डेटोरोमाइसिटीज इम्परफेक्ट फंजाई। इनको करेक्ट मैच बताना है कौन सा है। पक्सीनिया इंसेक्टिवोरस प्लांट है, अगेरिकस स्मट, ऑस्टिलेगो मशरूम, डेटोरोमाइसिटीज इम्परफेक्ट फंजाई। तो बच्चों इनका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो है ऑप्शन नंबर 4, ड्यूटेरोमाइसिटीज को हम इम्परफेक्ट फंजाई कहते हैं। जबकि स्मट जो है ना वो बीमारी ऑस्टिलेगो से होती है और पक्सीनिया से होता है रस्ट, और अगेरिकस को बोलते हैं मशरूम। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट आंसर होगा। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 38 पर। क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट अबाउट वायरसेस। आपको वायरसेस के लिए आपको इनकरेक्ट स्टेटमेंट बतानी है और 4 स्टेटमेंट आपके पास गिवन है। पहला स्टेटमेंट है वायरसेस कंटेन आइदर आरएनए और डीएनए। वायरसेस डू नॉट हैव देयर ओन मेटाबॉलिक सिस्टम। बैक्टीरियोफेजेस आर यूजुअली डबल स्ट्रैंडेड डीएनए वायरसेस। और टीएमई कंटेन बोथ आरएनए एंड डीएनए एज इट्स जेनेटिक मटेरियल। आपको यहाँ पर इनकरेक्ट स्टेटमेंट बतानी है अबाउट वायरसेस। तो इस क्वेश्चन की करेक्ट ऑप्शन हो जाएगी ऑप्शन नंबर 4। तो जो पहला स्टेटमेंट दे रखा है ना बच्चों, वायरस में दोनों नहीं हो सकते कभी भी। वायरस के अंदर जेनेटिक मटेरियल या तो आरएनए होगा या डीएनए होगा। आरएनए है तो डीएनए एब्सेंट और डीएनए है तो आरएनए एब्सेंट। वायरस का अपना खुद का मेटाबॉलिज्म सिस्टम नहीं होता, बिल्कुल सही बात है।
और बैक्टीरियोफेजेज के अंदर डबल स्ट्रैंडेड डीएनए होता है, ये भी बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। और टीएमवी के अंदर दोनों आरएनए और डीएनए हो जाएंगे जेनेटिक मटेरियल, तो ये तो बात गलत है, दोनों एक साथ नहीं हो सकते हैं। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 39, वायरसेस दैट इन्फेक्ट द बैक्टीरिया आर टर्म एज, क्या बोलते हैं उन वायरसेस को जो बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करते हैं, है ना, जो बैक्टीरिया को मार दे, ऐसे वायरसेस क्या कहलाते हैं? साइनोफेज कहलाते हैं क्या वो? क्या उनको हम बैक्टीरियोफेज कहते हैं? क्या हम उनको माइक्रोफेजेस कहते हैं? या फिर ये दोनों दो स्टेटमेंट इसमें सही है, ऑप्शन 1 और ऑप्शन 2 दो स्टेटमेंट सही है। वायरसेस जो इन्फेक्ट करते हैं बैक्टीरिया को, ऐसे वायरसेस क्या कहलाते हैं? तो आपका करेक्ट आंसर होना चाहिए इसमें बैक्टीरियोफेजेस। बैक्टीरियोफेजेस ऐसे वायरस होते हैं जो बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 40 पर। Who demonstrated that the extract of the infected plant of tobacco could cause infection in healthy plant? आपको ये बताना है कि किसने ये चीज सबसे पहले देखी थी कि जो इन्फेक्टेड प्लांट है टोबैको का, वो इन्फेक्ट कर देता है हेल्दी टोबैको प्लांट को। तो क्या ये एक्सपेरिमेंट जो किया था ये पाश्चर के द्वारा किया गया था? क्या ये बेजरनेक के द्वारा किया गया था? क्या ये इवानोवस्की के द्वारा किया गया था? या ये स्टैनले के द्वारा किया गया एक्सपेरिमेंट था? इन्फेक्टेड जो टोबैको प्लांट होता है वो हेल्दी टोबैको प्लांट को इन्फेक्ट कर देता है। तो ये किसने बताया था भैया? तो ये बताया था आपका ऑप्शन नंबर 2 बेजरनेक ने। ठीक है ना, पूरी एनसीईआरटी की लाइन है ये, आप एनसीईआरटी में भी देख सकते हो। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 41 पर। द प्रोटीन कोट कॉल्ड कैप्सिड, जो प्रोटीन कोट होता है उसको हम कैप्सिड कहते हैं, और ये छोटी छोटी सब यूनिट से मिलकर बना होता है जिसको हम कैप्सोमियर कहते हैं। तो आपको ये बताना है ये कैप्सिड और जो उसकी छोटी छोटी यूनिट होती है कैप्सोमियर, ये किस में प्रेजेंट है? क्या ये वायरस में प्रेजेंट है? क्या ये बैक्टीरिया में प्रेजेंट है? क्या ये फंजाई में प्रेजेंट है? क्या ये जिम्नोस्पर्म्स के अंदर प्रेजेंट है? प्रोटीन कोट होता है कैप्सिड का बना हुआ, उसकी छोटी छोटी यूनिट कैप्सोमियर कहलाती है। आपको ये बताना है कि किसके अंदर पाए जाते हैं। तो भैया करेक्ट ऑप्शन इसकी होनी चाहिए ऑप्शन नंबर 1 वायरसेस। ठीक है ना, वायरस के अंदर कैप्सिड पाया जाता है, चारों तरफ कवरिंग होती है और उसकी यूनिट कैप्सोमियर कहलाती है। नेक्स्ट हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 42 पर। आपको इनकरेक्ट स्टेटमेंट सिलेक्ट करनी है विद रिस्पेक्ट टू जेनेटिक मटेरियल। तो जो हर्पीज वायरस है, क्या उसके अंदर सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए होता है? बैक्टीरियोफेज के अंदर डबल स्ट्रैंडेड डीएनए। टीएमवी टोबैको मोज़ेक वायरस जो होता है उसके अंदर सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए। और जो इन्फ्लुएंजा वायरस है उसके अंदर सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए पाया जाता है। आपको इनकरेक्ट मैच बताना है यहाँ पर विद रिस्पेक्ट टू जेनेटिक मटेरियल। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर जो होगा वो होना चाहिए आपका ऑप्शन नंबर 1 हर्पीज, क्योंकि हर्पीज के अंदर डबल स्ट्रैंडेड डीएनए पाया जाता है, ना कि सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए। और बाकी बैक्टीरियोफेज, टीएमवी है ना, ये सब सही मैच है बिल्कुल। ऑप्शन 1 इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 43 पर। आइडेंटिफाई करना है आपको, एक डायग्राम गिवन है, इसमें ए बी सी डी जो पार्ट दिए हुए हैं, ठीक है ना, इनको हमको मैच करना है। तो इस डायग्राम में देखिए, जो डायग्राम में ए पार्ट आपको दिखाई दे रहा है इसको हम क्या बोलते हैं? क्या इसको हम हेड बोलते हैं? फिर आपका इसमें दूसरा जो बी लिखा हुआ है, बी को हम क्या कहेंगे? बी को क्या हम कॉलर कह सकते हैं? जो सी है क्या उसको हम शीत बोल सकते हैं? और क्या डी को हम टेल बोल सकते हैं? बिल्कुल बोल सकते हैं। तो आप ऑप्शन को मैच कर लीजिए। ए आपका हेड होगा, बी आपका कॉलर है, सी आपका शीत है और डी आपका टेल फाइबर होगा। तो इसकी करेक्ट ऑप्शन जो आ रही है वो होगी ऑप्शन नंबर 2। ठीक है,
नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 44 पर। सिलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट। आपको सही स्टेटमेंट बतानी है। ऑप्शन नंबर 1 क्या है? वायरॉइड्स हैव डबल स्ट्रैंडेड आरएनए। वायरॉइड्स के अंदर डबल स्ट्रैंडेड आरएनए होता है क्या? दूसरा स्टेटमेंट है आरएनए ऑफ वायरॉइड्स हैव सेम हाई मॉलिक्यूलर वेट देन वायरसेस। तीसरा है मम्स एंड हर्पीज आर वायरल डिजीज। द नेम ऑफ वायरस गिवन बाय डीजे इवानोवस्की। आपको करेक्ट स्टेटमेंट चुननी है। करेक्ट स्टेटमेंट क्या होगा? तो सही स्टेटमेंट है इस क्वेश्चन की भैया ऑप्शन नंबर 3। जो मम्स है और जो हर्पीज है वो वायरल डिजीज होती है, और बाकी सब स्टेटमेंट गलत है। जो वायराइड्स होते हैं ना वो इन्फेक्शियस आरएनए पार्टिकल होते हैं, ठीक है ना, वायराइड्स। और इनके अंदर आपको डबल स्ट्रैंडेड आरएनए नहीं, सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए मिल जाता है। आरएनए जो वायराइड्स का होता है वो लो मॉलिक्यूलर वेट का होता है वायरस से। और जो वायरस का नाम है वो किसने दिया था भैया? पाश्चर ने दिया था, इवानोवस्की ने नहीं। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 45 पर। लाइकेन शो सिम्बायोटिक रिलेशनशिप बिटवीन। लाइकेन जो सिम्बायोटिक एसोसिएशन है वो किस किस के बीच में होता है ये बताना है आपको। एल्गी फंजाई के बीच में, एल्गी बैक्टीरिया के बीच में, या फिर फंजाई एंड बैक्टीरियोफेजिस के बीच में, या फिर एल्गी एंड बैक्टीरियोफेजिस के बीच में। तो लाइकेन है वो सिम्बायोटिक रिलेशन होता है किस किस के बीच में? तो लाइकेन सभी को पता है, बता दीजिए भैया। लाइकेन सिम्बायोटिक रिलेशनशिप होता है बिटवीन एल्गी एंड फंजाई, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर 1 आपकी करेक्ट हो जाएगी। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 46 पर। विच इज करेक्ट विद रिस्पेक्ट टू लाइकेन। तो लाइकेन के रिस्पेक्ट में कौन सी स्टेटमेंट सही है आपको ये बताना है। पहला स्टेटमेंट है आपका माइकोबायोन्ट इज ऑटोट्रोफिक कंपोनेंट। दूसरा फाइकोबायोन्ट इज हेटेरोट्रोफिक कंपोनेंट। दे आर गुड पॉल्यूशन इंडिकेटर्स और दे डू नॉट ग्रो इन नॉन पॉल्यूटेड एरियाज। आपको करेक्ट स्टेटमेंट बताना है लाइकेन के रिस्पेक्ट में। माइकोबायोन्ट जो होता है ना फंगल पार्ट होता है लाइकेन में, और फाइकोबायोन्ट जो होता है वो एल्गल पार्ट होता है, ठीक है। तो आपको करेक्ट स्टेटमेंट बतानी है लाइकेन के रिस्पेक्ट में। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि जो माइकोबायोन्ट होती है ना फंगस वो ऑटोट्रोफिक ना होती, और जो फाइकोबायोन्ट है एल्गी वो तो ऑटोट्रोफिक होती है, फोटोसिंथेसिस करके फूड बनाती है। और गुड इंडिकेटर्स होते हैं पॉल्यूशन के लाइकेन्स। ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। दे डू नॉट ग्रो इन नॉन पॉल्यूटेड एरियाज, ये गलत स्टेटमेंट है, क्योंकि जो लाइकेन्स होते हैं वो पॉल्यूटेड एरिया के अंदर ग्रो नहीं करते हैं। होते हैं वो पॉल्यूटेड एरियाज के अंदर ग्रो नहीं करते हैं, और नॉन पॉल्यूटेड एरिया के अंदर तो ग्रो करेंगे ना। तो ये स्टेटमेंट गलत है, फोर्थ स्टेटमेंट, इसलिए करेक्ट स्टेटमेंट आ जाएगी आपकी ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 47 पर। द एसोसिएशन ऑफ फंजाई विद द रूट ऑफ हायर प्लांट इज कॉल्ड। जो रिलेशनशिप है फंगस का हायर रूट्स के साथ वो क्या कहलाता है? क्या उसको हम लाइकेन कहते हैं? क्या हम उसको माइकोराइजा कहते हैं? क्या उसको हम स्लाइम मोल्ड्स कहते हैं? क्या हम उसको न्यूरोस्पोरा कहते हैं? फंजाई का एसोसिएशन हायर प्लांट के साथ, हायर प्लांट की रूट के साथ क्या कहलाता है? लाइकेन, माइकोराइजा, स्लाइम मोल्ड्स, न्यूरोस्पोरा। तो इस क्वेश्चन की करेक्ट ऑप्शन आ जाती है आपके पास माइकोराइजा, ऑप्शन नंबर 2, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 48 पर। सेलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। आपको गलत स्टेटमेंट बतानी है। पहला स्टेटमेंट है कस्कुटा इज ए पैरासिटिक प्लांट। दूसरा स्टेटमेंट है ब्लैडर वोर्ट एंड वीनस फ्लाई ट्रैप आर एग्जांपल ऑफ इंसेक्टिवोरस प्लांट्स। तीसरा स्टेटमेंट है प्लांटी इंक्लूड एल्गी, ब्रायोफाइट्स, टेरिडोफाइट्स, जिम्नोस्पर्म्स एंड एंजियोस्पर्म्स। और फोर्थ स्टेटमेंट है द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन प्लांट्स
इज होलोजोइक। आपको 4 स्टेटमेंट बता रखा है और इनमें से गलत स्टेटमेंट आपको चुननी है। तो जो इसमें गलत स्टेटमेंट होगी वो है आपकी ऑप्शन नंबर 4। कसकुटा को अमरबेल भी कहते हैं, ये एक पैरासिटिक प्लांट है। ब्लैडर वोल्ट, वीनस फ्लाईट्रैप, ये एग्जांपल है इंसेक्टिवोरस प्लांट के। एनसीईआरटी में भी बहुत अच्छा लिखा हुआ है ये, है ना, बिल्कुल करेक्ट यही स्टेटमेंट लिखी हुई है। प्लांट्स इंक्लूड एल्गी, ब्रायोफाइट्स, टेरिडोफाइट्स, जिम्नोस्पर्म्स एंड एंजियोस्पर्म्स, ये बिल्कुल सही बात है। और जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है प्लांट के अंदर ऑटोट्रोफिक होता है, ना कि हेट्रोट्रोफिक। होलोजोइक नहीं होता, ऑटोट्रोफिक न्यूट्रिशन होता है। नेक्स्ट चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 49 पर। In which group of organism reserve food is stored in the form of glycogen and fat? हमको ये बताना है इसमें कि किस ग्रुप में, ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म में जो फूड स्टोर होता है ग्लाइकोजन की फॉर्म में किसमें होगा और फैट के रूप में किसमें होगा स्टोर। तो ऑप्शन आपके सामने है, आप ऑप्शन को बहुत ध्यान से देखिए और अपने आंसर को मार्क कीजिए। तो इस क्वेश्चन की जो करेक्ट ऑप्शन होनी चाहिए वो होगी आपकी ऑप्शन नंबर 1, ठीक है ना। जो मैन है, ह्यूमंस है, उनके अंदर जो फूड रिजर्व होता है वो ग्लाइकोजन की फॉर्म में होता है और मंकी के अंदर जो फूड रिजर्व होता है वो फैट के रूप में होता है। और आज चलते हैं आज के लास्ट क्वेश्चन पर, आज के सेशन के। डाइएटोमेसियस अर्थ इज फॉर्म ड्यू टू विच सब्सटेंस। जो डाइएटोमेसियस अर्थ होती है ना, वो डाइएटम्स की सेल वॉल की डेड बॉडीज होती है। तो आपको ये बताना है उसमें कौन सा सब्सटेंस पाया जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। फास्फोरस, कैल्शियम, सिलिकॉन और कॉपर। डाइएटोमेसियस अर्थ जो बनती है, ठीक है ना, जिसका यूज पॉलिशिंग में, फिल्ट्रेशन ऑफ ऑयल में किया जाता है, ठीक है ना, किस सब्सटेंस उसमें पाया जाता है ये आपको बताना है। तो इस क्वेश्चन की जो करेक्ट ऑप्शन है वो होगी आपकी ऑप्शन नंबर 3, ठीक है ना। डाइएटोमेसियस अर्थ जो है उसमें आपको सिलिकॉन मिलता है, ठीक है बच्चों। तो ये सब क्वेश्चन बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन से रिलेटेड थे। और जैसा कि आपने देखा, यदि आपने एनसीईआरटी से चैप्टर पढ़ा हुआ है तो ये 50 के 50 क्वेश्चन जो है वो बिल्कुल एनसीईआरटी के ऊपर बेस्ड है। और आपको जैसे कि ये भी पता होगा कि जो नीट का पैटर्न चल रहा है उसमें बिल्कुल एनसीईआरटी बेस्ड ही क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। सिलेक्शन करवा सकते हैं आपका ये क्वेश्चन। तो आप इस सेशन को बड़ा ध्यान से देखिए और सारे क्वेश्चंस को लगाइए, ठीक है ना। आंसर डिस्प्ले होने से पहले आप अपना आंसर अपनी कॉपी में लिख लीजिए, तो उस तरीके से आप अच्छी तरीके से अपनी क्वेश्चन प्रैक्टिस को कर पाएंगे, ठीक है। एक वीडियो में आपके सामने और लेकर आऊंगा 50 क्वेश्चन की ही, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन चैप्टर की। और यदि आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए ज्यादा से ज्यादा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। आप आज का सेशन ज्वाइन करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच।